आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें 20 फेरे हैं और जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जिसका परिमाण 0.10 टेस्ला है और जो कुंडली के तल के लंबवत है। यदि कुंडली में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो ये 3 विकल्प दिए गए हैं। इन 3 प्रश्नों के हमको उत्तर देना है। तो प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि कुंडली वृत्ताकार है यानी सर्कुलर लूप है, यह कॉइल है, उसमें 20 फेरे हैं, उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और यूनिफॉर्म एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है और उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है, 0.10 टेस्ला है और ये चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, यानी कुंडली का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है। और कुंडली में अगर 5.0 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म कुल बलयुग्म आघूर्ण क्या है, ये हमको बताना है। पहले क्वेश्चन में मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, फिर आगे पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो तार में फेरों की संख्या 20 है तो n बराबर 20 हो गया। वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो r बराबर 10/100 करेंगे तो 0.10 मीटर आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र दिया है B = 0.1 टेस्ला। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रीय वेक्टर के मध्य कोण कितना है, तो वो कोण थीटा बराबर 0 है। तो यहाँ पर देखिए, एक बात को ध्यान दीजिए कि जो कुंडली का तल है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक समान यानी यूनिफॉर्म है। तो इसी बात को समझना है। तो मान लीजिए कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है इस तरह से है, इस तरह से है और ये यूनिफॉर्म है और इसी में हमारी ये जो प्लेट रखी गई है, अच्छा ये वृत्ताकार कुंडली है, थोड़ा गलत हो गया, इसको इस तरह बनाएंगे। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये वृत्ताकार कुंडली है हमारी। और कुंडली इस प्रकार से रखी गई है कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, तो कुंडली का जो तल है ये यहाँ पर अगर पेन रखें तो कागज के तल के लंबवत इसका क्षेत्र है, जो एरिया है, क्षेत्रफल, तो ये लंबवत है। तो जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र इस तरह हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र में ये तल नहीं पड़ेगा, तल तो लंबवत है, तो इसलिए इस पर कोई भी बलयुग्म काम नहीं करेगा, क्योंकि बलयुग्म के लिए जरूरी है कि जो बल लग रहा है उसके बीच कोई एंगल होना चाहिए, तभी वो लगेगा। यहाँ पर तल 90 डिग्री पर है और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से गुजर रहा है, तो यहाँ पर पेन खड़ा करेंगे तो हमारी तरफ या कागज के तल के अंदर की तरफ इसका क्षेत्रफल है कुंडली का। तो इसलिए इससे होकर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरेंगी, तो इस पर किसी भी प्रकार का बलयुग्म काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो गुजर रही हैं उन पर यह तल नहीं है, यानी थीटा 0 डिग्री है। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रीय वेक्टर के मध्य कोण 0 है। तो इस वजह से जब फार्मूला लगाएंगे कुंडली का बलाघूर्ण टाउ = NIAB sin थीटा, तो यहाँ पर थीटा हमारा 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0 होता है, तो इसलिए इस पर कोई भी बलाघूर्ण काम नहीं करेगा।
तो कुंडली का बल आघूर्ण या कुंडली का आघूर्ण 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, दूसरे पॉइंट में हमसे पूछ रहा है कि कुंडली पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या है। तो कुंडली पर लगने वाले कुल परिणामी बल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये मान लीजिए, इसमें देखिए वृत्ताकार कुंडली है लेकिन ये वर्गाकार दिखाया है, तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कुंडली है कह रहा है लूप पर बलयुग्मों के रूप में हैं दोनों आमने सामने की भुजाओं पर बल की दिशा विपरीत है तथा परिमाण समान है, अतः लूप पर कुल बल 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एंगल पे भी होती तो इस पर इधर बल लगा, मान लीजिए इस पर इधर लगा, हालांकि इन दोनों पे बल नहीं लगेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस तरह गुजर रही हैं रेखाएं, तो बल इस क्षेत्रफल के आधार पर लगता है, परंतु फिर भी दिखाया है तो इधर का फोर्स इधर हो गया, इसमें इधर हो गया। अब इसको घुमाने का अगर काम करेगा चुंबकीय क्षेत्र तो एक बल किसी एंगल पर अगर इधर लगेगा तो दूसरा इसके उल्टा लगेगा, तभी कोई चीज घूम सकती है। तो ये बराबर और विपरीत दिशा में दोनों बल होंगे तो इनका परिणामी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों घट जाएंगे। हकीकत में तो हम जोड़ेंगे लेकिन चूंकि दिशा विपरीत है इसलिए वेक्टर होने की वजह से जब जोड़ेंगे तो विपरीत दिशा में ऋण चिन्ह लगाते हैं तो ये घट जाएंगे, तो लूप पर कुल बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या है। कुंडली 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले तांबे के तार से बनी है और तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 10⁻29 पर मीटर क्यूब दिया गया है। तो ये चीज दे दिया है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कुंडली के तार का और इलेक्ट्रॉन घनत्व भी तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व दे दिया है। तो सीधा फार्मूला हमको लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का घनत्व दे दिया है n बराबर 10⁻29 पर मीटर क्यूब। घनत्व का मतलब इलेक्ट्रॉन कितना घना है, यानी पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, संख्या ही हो गई, इसलिए n लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व n बराबर 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तार का क्षेत्रफल दे दिया है a बराबर 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। चुंबकीय बल F बराबर QV क्रॉस B होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह A लिखा है। और यहाँ पर धारा घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व दिया है और इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात हो रही है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, इसलिए यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD लिखी गई है, अपवाह वेग जिसको कहते हैं, तो VD कर दिया है V की जगह। अब I = NEA VD होता है तो VD बराबर I/NEA हो जाएगा। ये देखिए यहाँ गलत लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F = E की जगह वही रहेगा और VD की जगह I/NEA लिख जाएगा। ये गलत I लिख गया है, इनटू B की जगह थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, तो इंटू B sin 90 डिग्री हो जाएगा, B sin 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फोर्स की बात हो रही है, तो VD इंटू B में sin 90 डिग्री लिखा गया है, क्योंकि जो वेलोसिटी है और जो चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है और वेलोसिटी इसके 90 डिग्री पर होगी, तो ये एक ही तल में होंगे, वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र। अब इससे 90 डिग्री कोण पर अंदर की ओर या बाहर की ओर हमारा फोर्स होगा, जैसा कि हमने बाएं हाथ के रूल में पढ़ा था, बाएं हाथ का नियम था।
ऊपर जो हमने बताया था लॉरेंज का बाएं हाथ का नियम, तो उसमें बताया था। तो ये b sin 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो यह बराबर E इंटू आई अपान यानी ई ए रख दिया VD की जगह और b sin 90 डिग्री हो गया। sin 90 का मान 1 होता है तो 1 रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻25 न्यूटन। तो इतना फोर्स जो है लगेगा कुंडली पर। तो कुंडली पर इतना फोर्स लगेगा जैसा हमने अभी निकाला है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल औसत बल क्या है, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 26 नंबर। कह रहा है एक प्रणालिका जो 60 सेंटीमीटर लंबी है, जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और जिसमें 300 फेरों वाली 3 परतें लपेटी गई हैं। इसके भीतर एक 20 सेंटीमीटर लंबा 2.5 ग्राम द्रव्यमान का तार इसके केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत रखा है। कह रहा है इसके भीतर एक 2 सेंटीमीटर तथा 2.5 ग्राम द्रव्यमान का तार इसके केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत रखा गया है। ये केंद्र के निकट और अक्ष के लंबवत, ये एक्सिस है तो ऐसे रखा गया। तार एवं प्रणालिका का अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। जो तार रखा गया है और प्रणालिका का जो अक्ष है दोनों क्षैतिज तल पे, मतलब खड़ा खड़ा नहीं रखा गया है, ऐसे पड़ा पड़ा हॉरिजॉन्टल दोनों है। कह रहा है तार को प्रणालिका के समांतर 2 वाही संयोजकों द्वारा एक वाह्य बैटरी से जोड़ा गया है, जो इसमें 6 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करती है। किस मान की विद्युत धारा इस प्रणालिका के फेरों में प्रवाहित होने पर तार का भार संभाल लेगी परिवहन की उचित दिशा के साथ। तो परिवहन की उचित दिशा मतलब कहने का ये है कि अगर भार नीचे की ओर लग रहा है तो प्रणालिका पर उसके कारण उस प्रणालिका का जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण उस पर बल ऊपर की ओर लगे तभी तो संभाल पाएगा। तो इस प्रकार से कह रहा है कि हमको धारा प्रवाहित करना है परिवहन की उचित दिशा के साथ, कि अगर पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तभी भार उत्पन्न होता है किसी चीज में, तो उसके विपरीत यानी ऊपर की ओर बल लगना चाहिए इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो इस प्रकार से जब हम बल इस धारा प्रवाहित करेंगे कि बल भार के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर लगे और बराबर लगे भार के, तभी वो प्रणालिका में बीच में हमारी ये संतुलित हो पाएगी छड़। तो देखिए पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो प्रणालिका के लिए दिया है लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, परतों की संख्या कितनी है n, 3 परतें कुल मिला के 3 है, और प्रत्येक परत में फेरों की संख्या कितनी है 300 है। तार के लिए दिया है लंबाई IW बराबर 2 सेंटीमीटर, द्रव्यमान m बराबर 2.5 ग्राम, धारा IW बराबर 6 एम्पियर। अब देखिए प्रणालिका में कितना विद्युत क्षेत्र है, उसके कारण कितना बल लग पाएगा और भार निकालने दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये प्रणालिका छड़ अपने स्थान पर संतुलित हो जाएगी। तो माना प्रणालिका में धारा आई है तो प्रणालिका के विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, B बराबर μ0 Ni होता है। μ0 की वैल्यू 4.10⁻⁷ इंटू n की वैल्यू कितना है 300 फेरे हैं और फेरों की संख्या, यहाँ n की जगह 3 होना चाहिए, इसको सही कर लीजिए 3 कर लीजिए, 3 फेरे हैं अपान यहाँ पर, हाँ देखिए फेरों की संख्या प्रति मीटर लिखा जाता है, इसलिए 300 फेरे हैं और 3 परतों में है बटे ये प्रति मीटर लिखते हैं, तो प्रति 60 सेंटीमीटर को मीटर में बदला है तो 0.6 हो गया। यहाँ पर देखिए दिखा भी रहा है n बराबर फेरों की संख्या बटे लंबाई। फेरों की संख्या प्रति मीटर होती है, इस बात को ध्यान देना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये हमारा निकल करके आ गया, यहाँ पर I हो गया। तो देखिए अब आगे क्या होता है कि तार पर आरोपित बल F बराबर
आई एल क्रॉस बी होता है, तो आई डब्ल्यू एल डब्ल्यू क्रॉस बी कर दिया है क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये जब क्रॉस हटेगा तो आई डब्ल्यू एल डब्ल्यू बी साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ इक्वल का साइन होना चाहिए, भूल गया है। अब देखिए एल डब्ल्यू तथा बी के बीच कोण 90 डिग्री है। जो एल डब्ल्यू है यानी जो हमारी लंबाई है, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में कह रहा है तार एवं परिनालिका का अक्ष दोनों क्षैतिज तल में है। तार को परिनालिका के समांतर दो बाह्य संयोजकों द्वारा एक बाह्य बैटरी से जोड़ा गया है और तार इसके केंद्र के निकट अक्ष के लंबवत है। ध्यान दीजिए, तो जो अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाती हैं और उसके लंबवत हमने तार को अक्ष के लंबवत रखा है, यानी थीटा हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लग दी क्योंकि एल डब्ल्यू तथा बी के बीच का कोण 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए कि ये जो क्रॉस होता है इन्हीं के बीच का कोण लिखा जाता है, वो 90 डिग्री है। यहाँ पर भी देखिए हमने जब ऊपर क्वेश्चन किया था तो यहाँ पर वी डी क्रॉस बी था, तो वी डी और बी के बीच का कोण 90 डिग्री रखा था। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब भार द्वारा संतुलित बल क्या होता है, mg होता है। तो अब mg को इसके अगर हम बराबर कर दें तो हमारी छड़ संतुलित हो जाएगी। तो यहाँ पर आई डब्ल्यू एल डब्ल्यू साइन 90 डिग्री बराबर mg हो गया। अब ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे और l ये वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए बराबर m कितना दिया है 2.5 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ g की वैल्यू 9.8 होती है। ये L नहीं I है, कितनी धारा प्रवाहित करें कि चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न हो कि इसके भार को संतुलित कर सके। तो ये I है, L नहीं है। L तो हमने फेरे प्रति मीटर ये हमने निकाल लिया। तो ये I की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आ गई 108.36 एम्पियर। तो अगर 108.36 एम्पियर करंट फ्लो की जाए तो हमारा इतना चुंबकीय बल उत्पन्न होगा इस भार के विपरीत दिशा में, यानी भार नीचे है तो ऊपर की ओर, कि हमारी छड़ उसी स्थान पर संतुलित बनी रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है। तो कह रहा है किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, 3 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है, यानी 3 एम्पियर अधिक से अधिक करंट दे सकते हैं कि इसकी सुई लास्ट तक पहुंच जाती है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो देखिए एमीटर को वोल्ट मीटर में हमको बदलना है। तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, उसी आधार पे यहाँ पर काम करते चले जाएंगे। तो देखिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G बराबर 12 ओम, गैल्वेनोमीटर में धारा IG बराबर 3 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻³ एम्पियर, तथा विभवांतर V बराबर 18 वोल्ट हमको दिया है कि 0 से 18 वोल्ट वाले परास में कैसे रूपांतरित करेंगे वोल्ट मीटर में गैल्वेनोमीटर को। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ दे दी है। गैल्वेनोमीटर, इसमें प्रतिरोध लगा है, ये यहाँ से मतलब बैटरी से जोड़ा गया तो वोल्टेज है और ये करंट का फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बृहद प्रतिरोध R को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जब हम वोल्टेज नापते हैं तो वोल्टेज में क्या करते हैं कि वोल्टेज नापना है हमको, करंट तो नापना नहीं है। तो हम ये काम करते हैं कि एक जो है बहुत हाई कह रहा है बृहद प्रतिरोध R को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़ा प्रतिरोध जोड़ा गया है इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए।
जाहिर सी बात है इसमें भूल जाते हैं लोग, तो भूले ना, इससे ये समझिए कि जब हमें वोल्टेज नापना है तो करंट से तो कोई मतलब नहीं, तो करंट कितना भी रुक जाए, तो इसलिए बृहद रेजिस्टेंस लगाते हैं प्रतिरोध, तो वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है। अब अगर ये इस तरह करके हम वोल्ट मीटर में बदलेंगे जैसा एनसीईआरटी में दिया है, बृहद प्रतिरोध लगाकर गैल्वेनोमीटर में, तो अब हमारा फार्मूला क्या होगा, तो प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा R बराबर V अपान IG माइनस G से ज्ञात किया जा सकता है प्रतिरोध की वैल्यू। अब ये कैसे आया, तो देखिए हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V अपान I हो जाएगा, और चूंकि गैल्वेनोमीटर है तो G लिख दिए। तो अगर बृहद प्रतिरोध निकालना है तो हमको क्या करना है कि जो परिपथ का प्रतिरोध होगा उसमें से गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध घटा देना। तो परिपथ का कितना होगा, V अपान IG लिखें या R लिखें, R डैश लिख सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पर R मान लिया है। तो V अपान IG माइनस G अगर कर दें तो ये प्रतिरोध कितना है हमारा निकल आएगा। तो अब यहाँ पर ऐसे किया गया, तो R इक्वल टू, अब 18 वोल्टेज 0 से 18 वोल्ट का हमें विभवांत पोटेंशियोमीटर बनाना है, विभव मापी गैल्वेनोमीटर को। तो यहाँ पर R बराबर 18 बटे IG, 3 मिली एम्पियर की धारा इसमें जा रही है, तो 3 गुणे 10⁻³ रख दिया, माइनस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 12 ओम था उसको घटा दिया, तो जो प्रतिरोध हमने जोड़ा है वो आ गया 5988 ओम। सोचिए कितना बड़ा बृहद प्रतिरोध जोड़ा गया इस तरह से। अब प्रतिरोध R बराबर 5988 ओम गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, जिससे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बढ़ता है, अतः इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा इससे विभवांतर का सही मान ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमने हाई रेजिस्टेंस क्यों जोड़ा, ताकि कोई करंट फ्लो ना हो। तो जब कोई करंट नहीं फ्लो होगी, इतना हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, रुकावट इतना ज़्यादा हो जाएगी कि करंट का फ्लो नहीं होगा, तो हम सही से विभव को नाप सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ये देखिए I माइनस IG किया है, इसमें IG चला जाएगा और बाकी करंट इसमें चली जाएगी। ये जब गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है तब की स्थिति गैल्वेनोमीटर, और जब वोल्ट मीटर बनाएंगे तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, और जब एम्पियर मीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर बनाते हैं यानी करंट नापने के लिए यूज करते हैं, तो एकदम बहुत कम मात्रा का रेजिस्टेंस समांतर में जोड़ देते हैं, तो सारी धारा इससे जाने लगती है और हम करंट का गैल्वेनोमीटर अमीटर बना करके करंट को आसानी से नाप सकते हैं। तो इस प्रकार से काम करते हैं, बाकी तो एनसीईआरटी में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है किसी वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। वोल्ट मीटर की कुंडली है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली है, इसका प्रतिरोध 15 ओम है। 4 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। यानी अगर 4 एम्पियर की करंट प्रवाहित कर दी जाए तो पूरी तरह सुई लास्ट तक पहुंच जाती है। आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले अमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो देखिए अभी गैल्वेनोमीटर को हमने वोल्ट मीटर में बदला, अब अमीटर में बदल रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो दिया है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G बराबर 15 ओम, गैल्वेनोमीटर में धारा I बराबर IG बराबर 4 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में बदला तो 4 गुणे 10⁻³ हो गया। धारा परिसर कितना है 0 से 6 एम्पियर, तो I बराबर 6 एम्पियर कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर में अल्प प्रतिरोध यानी शंट समांतर क्रम में जोड़ने पर यह अमीटर में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, अगर वोल्ट मीटर बदलना है तो सीरीज यानी श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना है, और अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ना है। पैरेलल में जोड़ दिया गया।
अब आवश्यक प्रतिरोध सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब सूत्र द्वारा अगर हम प्रतिरोध इसका शंट का निकालना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि चूंकि समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है तो इसमें जो करंट जा रही है इसमें, तो ये हो जाएगी हमारी I माइनस IG, ये करंट हो गई। V बराबर IR होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस कितना है G। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समांतर में वोल्टेज बराबर होता है। अब ये बराबर हो जाएगा इसके, तो IG इंटू यस हो जाएगा। तो यस हमारा कितना आ जाएगा, यस हो जाएगा I माइनस IG इंटू जी अपान ये IG हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फिगर में गलत बना दिया गया है। ये जो फिगर बनाया है इस क्वेश्चन का है और इसको गलत बनाया है, इसको ध्यान दीजिए, इसलिए गलत हो रहा है। ये इधर करंट IG जाएगी, IG गैल्वेनोमीटर में, और ये I माइनस IG इधर जाएगी। ये गलत थोड़ा सा हो गया है। ये I माइनस IG, इसमें I माइनस IG जाएगी ये। तो अब ये हमारा V इक्वल टू IR होता है। तो ये IG इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि विभव मापी का जो प्रतिरोध है, विभव मापी का जो प्रतिरोध है ये हमारा G है। अब ये हो जाएगा हमारा इसमें इस तरफ I माइनस IG इंटू ये यस हो जाएगा शंट, ठीक ना। तो अब इस प्रकार से अगर हम शंट का प्रतिरोध निकालेंगे ये वाला कि कितना प्रतिरोध जोड़ा गया, तो ये आ जाएगा हमारा ये इधर नीचे चला जाएगा। तो IG इंटू जी अपान ये नीचे आ जाएगा I माइनस IG। अब ये वैल्यू रखेंगे तो IG हमारा 4 इंटू 10⁻³ है, इंटू जी हमारा 15 ओम है, अपान I हमारा 6 है, 6 एम्पियर जा रहा है परास में, माइनस IG हमारा 4 इंटू 10⁻³ है। तो ये आ जाएगा 0.01 ओम। तो प्रतिरोध यस बराबर 0.01 ओम गैल्वेनोमीटर से समांतर क्रम में जुड़ा है, और समांतर में जुड़ा है तो वोल्टेज समांतर में बराबर होता है, इसीलिए हमने इसको इसके बराबर किया है। इसमें वोल्टेज बराबर इसमें वोल्टेज, और V की जगह वही वैल्यू रख दिया है। हाँ देखिए, प्रतिरोध यस बराबर 0.01 ओम गैल्वेनोमीटर से समांतर क्रम में जुड़ा है। यह अल्प प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को घटाता है, जिससे इससे होकर अधिक धारा प्रवाहित होती है तथा धारा का सही मान प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होती है। वैल्यू प्रतिरोध का फार्मूला होता है। तो जब 1/, में कोई वैल्यू लिखी जाती है तो उसका मान कम आता है। तो जब समांतर में कोई प्रतिरोध जोड़ देंगे तो प्रतिरोध और कम आएगा, तो और अच्छे से धारा जाएगी, तो धारा को हम और अच्छे से नाप सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो अब फिजिक्स का लेक्चर ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।